जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। याद है कि भूल गए? और मैंने तुम्हें एटॉमिक रेडियस के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस वगैरह वगैरह। इसके अलावा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। इसका क्या ट्रेंड है डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा बताया था विद रीजन। आपको रीजन भी पता होना चाहिए। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी बता दिया था। याद है कि भूल गए? याद है? चले आगे। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये वर्ड मैंने पिछले चैप्टर में भी यूज किया था, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और मैंने कहा था इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो आज इस पर पूरी ढंग से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए बच्चों? आयोनाइजेशन देखो, पहले इसका मतलब समझते हैं। एंथैल्पी अगर कहीं भी आ जाए ना वर्ड, इसका मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पक्का मैं किसी चीज को आयोनाइज कर रहा हूं जिसके लिए मुझे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सवाल ये है कि सर आयोनाइज कैसे करते हैं, आयोनाइज क्या होता है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, सोडियम के बारे में जानते हो? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका क्या है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? कोई दिक्कत? अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा बच्चों? तो 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर बोहर के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कोई दिक्कत? समझ गए? मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, तो बच्चों हुआ क्या? ये दिखने में कुछ ऐसा है। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये गंदा डायग्राम क्यों बन रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? हम ये बात जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन इस समय उपस्थित है उसके ऊपर न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा जितना उसे लगाना चाहिए, क्योंकि जो इनर शेल्स हैं ये दोनों, वो कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हाँ या ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था लास्ट क्लास में, जिस वजह से ये थोड़ा सा लूजली बाउंड है। बाउंड तो है, बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, पर थोड़ा सा लूजली है। हाँ या ना? तो अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं, तो क्या ये संभव है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए? हाँ, ऑब्वियसली। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाउंड है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था, तो हमने इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उसकी एनर्जी फाइंड करी थी। याद करो, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करी थी, जो कि क्या आई थी? पॉजिटिव। फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी, क्या आई थी? नेगेटिव। और फिर इन दोनों को जब प्लस करा था, फाइनल आंसर कैसा आया था? इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड है। नेगेटिव साइन का वहां पर यही मतलब था ना कि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड है, तो ये भी बाइंड होगा। तो जितनी एनर्जी से ये इससे बाइंड है, उतनी ही एनर्जी अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को दे दूं, तो क्या ये इस ऑर्बिट से निकल के बाहर जा सकता है? हाँ या ना? तो ये चला जाएगा। मैंने क्या करा, इस सोडियम के एटम को एनर्जी दे दी। ये ट्राइंगल या डेल्टा, इसका मतलब है हीट एनर्जी। तो मैंने इसको क्या दे दी? कोई भी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो और इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी है मैंने इसको कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। तो बच्चों चेक करना, पहले ये क्या था? Na, अब ये क्या बन गया? Na+। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे?
प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर थे ना, कितने थे? 11 बराबर थे। अब चेक करो, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये रहा, ये आ गया निकल गया। अब आप चेक करो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, प्रोटॉन कितने रह गए? प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जाकर आप प्रोटॉन थोड़ी निकाल पाओगे, आपने तो इलेक्ट्रॉन निकाला ना खाली, तो प्रोटॉन ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, तो टोटल चार्ज कितना आया बच्चों? +1। नहीं आ रहा समझ में, तो Na पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? अब किसी भी स्पीशीज पे जब चार्ज आ जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? चाहे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, उसको क्या बोलते हैं? आयन। तो ये क्या बन गया? आयन। तो हमने एनर्जी देकर एक एटम को क्या बना दिया? तो व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अभी अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक एनर्जी है जो अगर मैं किसी एटम को दे दूं तो वो आयोनाइज हो जाता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाँ या ना? अभी इसको थोड़ा और डीप में जाके समझेंगे, पर पहले मुझे ये बताओ, ये कहानी समझ में आई या नहीं? आ गई? पक्का? चले आगे और चलते हैं आगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ बच्चों, ये जो अब इलेक्ट्रॉन आपने यहां से इजेक्ट कराया है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है इस तरीके से, इसके लिए मुझे ये बताओ सोडियम कैसे फॉर्म में चाहिए? सोडियम कैसा फॉर्म में चाहिए? सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, या सिर्फ एक अकेला मुझे एटम चाहिए? क्या चाहिए? मुझे सोडियम का सिर्फ एटम चाहिए। इस सब से मुझे क्या करना है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एटम से ही तो निकलेगा। तो मुझे एक अकेला आइसोलेटेड गैसियस एटम लाना होगा सोडियम का, क्योंकि अकेला एटम जब आप उसको पकड़ोगे या देखोगे, हालांकि छोटा होता है पर इमेजिन करो, उसको अकेले सिंगल एटम को क्या बोलोगे? सॉलिड, लिक्विड, क्या बोलोगे? वो गैस ही माना जाएगा। तो इसको अकेले एटम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंगल एटम को क्या बोलोगे? गैसियस ही बोलोगे। समझ में आ गया? अब मुझे पक्का पक्का बता दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of a gaseous isolated atom। समझ में आ गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम को हम दे रहे हैं ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उपस्थित सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव किया जा सके, ताकि वो एटम एक आयन बन सके। समझ में आ गई बात? पक्का? लिख दूं यहां पे? तो क्या लिखेंगे हम? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम लिखने से अच्छा है रिक्वायर्ड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, और अकेला है तो गैसियस ही बोला जाएगा, एटम, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, टू रिमूव मोस्ट loosely bound electron in its outermost shell। समझ में आ गया? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell। खत्म। समझ में आ गया बच्चों? जो ये प्रोसेस मैंने अभी समझाया उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। क्या बन गई बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे।
एनर्जी के बारे में एक बात जान लो, अगर बच्चों मैं अपने नजरिए से देखूं, अगर मुझे एनर्जी मिलेगी तो वो मेरे लिए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने भगवान से एनर्जी मांगी, भगवान ने मुझे बहुत सारी एनर्जी दे दी ऐसे करके, तो मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो पॉजिटिव हुआ, मेरे में ऐड हो गई एनर्जी या माइनस हो गई? ऐड हुई ना। और बच्चों अगर मेरे से एनर्जी ले ली जाए, मतलब मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूं, मैं थक गया तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च कर दी, तो वो नेगेटिव हो गई। अब ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप एटम के नजरिए से सोचो कि एटम को तो एनर्जी मिल रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव? पॉजिटिव हुई ना। तो याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पक्का इसकी कोई ना कोई ऐसा यूनिट भी होती होगी। अगर एनर्जी है तो आप नापोगे ना जूल में, किलो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखना इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? इट्स SI यूनिट इज किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल, या तो ऐसे पर लगा दो मोल में, या फिर मोल -1 लिख दो। समझ में आ गया? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि देखो, अब एक एटम को पकड़ के ढूंढ के लाना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, आंखों से कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कम से कम 1 मोल एटम को हम लोग एनर्जी देते हैं ताकि उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तुम्हारे पास 1 मोल एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 मोल। तो वो एनर्जी भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी आपको किलो जूल में देनी पड़ेगी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा बच्चों जरा याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एटम को, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है थोड़ी सी, तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे पे जंप कर जाता है। हाँ या ना? हमने पढ़ा था ना। तो अभी हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी क्या उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ले जाने के लिए है, या वो उसको एक ऑर्बिट से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए? इंफिनिटी। समझ में आ गया? हम जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रहे हैं ना, अगर वो कम हुई, अगर वो एनर्जी कम हुई, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बड़े ऑर्बिट पे चला जाएगा। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, तो जितना भी एनर्जी का गैप है उतनी एनर्जी अगर उसको मिल गई तो वो उस बड़े ऑर्बिट पे चला जाएगा। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर क्या है, मेरा इरादा क्या है? इलेक्ट्रॉन को एटम से बिल्कुल अलग कर देना है निकाल के। हाँ या ना? तो मतलब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला जाए। हाँ या ना? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो चाहिए किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। समझ में आ गया? तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लो x है, ये कोई एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको हमने क्या दिया बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या बन गया? x प्लस, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, खत्म बात। अच्छा और एक बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? डेल्टा IH। किससे डिनोट करते हैं? एंथैल्पी को हमेशा याद रखना डेल्टा H से डिनोट करते हैं, पर क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो यहाँ पे एक छोटा सा I लगा देते हैं। कोई दिक्कत? याद रहेगा? उसको इससे डिनोट करते हैं। अच्छा इसके बाद चलते हैं आगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अभी आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर से जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ये जो इक्वेशन है लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही है। तो ये डेफिनेशन पूरी दोबारा लिखूं या समझ गए? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम टू रिमूव 1, यहां पर 1 आ जाएगा, 1
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी बच्चों? सेम डेफिनेशन लिख लोगे या मैं लिखूं? और इसमें इक्वेशन कौन सी आएगी? यही वाली आएगी, x, इसको हमने एनर्जी दी, बन गया x प्लस, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों? 1। हम 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं इसमें एनर्जी कितनी लगी बच्चों? कितनी एनर्जी खर्च हुई? डेल्टा एच आई इज इक्वल टू 500 किलो जूल पर मोल। ये मैंने ऐसे अंदाजे से कोई भी डाटा से उठा के लिख दिया। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर एक कोई भी ऐसा रैंडम डाटा लिख दिया, ये कोई पक्की वैल्यू नहीं है, ना ही कोई मैंने यहाँ पर एटम लिया है, ये कोई ज़ेनॉन मत समझ लेना एक्स को। तो मैंने मान लिया कि शायद 500 किलो जूल की एनर्जी इसको देनी पड़ी होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आउटर मोस्ट शेल से। समझ गए बच्चों? मुझे एक और बात बता दो यहीं पे, यहाँ पर एक और पॉइंट मुझे ऐड करना था, मैं भूल गया। ये जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना था। सुनो, अगर मान लो किसी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल? दिमाग लगाओ और जवाब दो। एक एटम है, या चलो उल्टा सोचो, एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो बहुत टाइटली बाउंड है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? ज्यादा या कम? ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी ना। वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं कर, मतलब नहीं निकलना चाह रहा है और मुझे निकालना है, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। समझ में आ गया? और अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड है तो उसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन हम लोग वहां से आराम से निकाल सकते हैं, तो मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? तो इसको मैं कैसे लिखूं बच्चों? इसको ऐसे लिख दूं, इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज लेस then it means it is easy to remove an electron from its outermost shell। अच्छा याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा? हाँ, अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलता है, पहले बाहर वाले धीरे धीरे खाली होंगे तब अंदर से निकलेगा। और अगर तो ये मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, या समझ गए कि अगर किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा क्या? तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूं? एंड वाइसे वर्सा। इसका मतलब समझ गए ना? इसका मतलब इसका उल्टा, कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी एटम की ज्यादा हुई तो इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलें आगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर हो गया? जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं वही, जो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो उसमें जो एनर्जी लगी दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों अब दिमाग लगाओ, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या रहा होगा? अब तुम अपना दिमाग लगाओ और बताओ। मतलब पक्का उसके आउटर मोस्ट शेल से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रखा था, अब आप एनर्जी इसलिए दे रहे हो ताकि एक और इलेक्ट्रॉन वहां के आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो सके। हाँ या ना? मतलब इसको मैं कैसे लिखूं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव second most loosely bound electron from the outermost shell of ion। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकाला जाएगा बच्चों? इसमें से या इसमें से? इसमें से। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही चुका है इसका, अब इसमें हमने X प्लस में क्या करा? इसको हमने फिर से एनर्जी दी
और अब चेक करो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो इस पर पहले से ही +1 का चार्ज था, अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाला था, अब एक और निकाल लिया, समझ गए? तो ये क्या हुआ, ये हुई सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी। तो बच्चों इसमें एनर्जी कितनी लगेगी, दिमाग लगाओ, डेल्टा एच आई। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगी थी 500 किलो जूल, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भी कितनी लगेगी, तो कितना हो गया टोटल? अब यहां पे ध्यान देने योग्य बातें सुनो। एक इलेक्ट्रॉन को जब आपने रिमूव करा आउटर मोस्ट शेल से, तो एनर्जी तो देखो आपको देनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन वहां फ्री नहीं बैठा हुआ है, वो बाइंड है, तो बाइंड है तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी। हमने ये मान लिया कि एनर्जी देनी पड़ी थी 500, ठीक है? तो आपको ये लग रहा है कि शायद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 की जगह 1000 एनर्जी देनी पड़ेगी, पर नहीं, उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी बड़ी वैल्यू लिख दी है जो कि 1000 से तो बड़ी है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी का डबल नहीं होती, बल्कि उससे भी कई ज्यादा होती है। पूछो क्यों, दिमाग लगाओ, मैं बताऊं, सुनो। जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तब याद करो इसकी कंडीशन क्या थी, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है इसके अंदर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, बोलो हाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बाउंड नहीं है, क्योंकि वो एक तो आउटर मोस्ट शेल में है और स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जरा इसकी कंडीशन सोचो क्या है, X+ की। अब इसमें प्रोटॉन ऑलरेडी ज्यादा है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कम, हाँ या ना? तो जरा चेक करो, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो जरा सोचो बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, टाइटली पकड़ के रखेंगे तो वो ज्यादा टाइटली बाइंड होंगे। अगर वो ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो क्या अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है? मुश्किल हो गया, और काम मुश्किल हो गया तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो जो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन थेरेपी होगी उसकी एनर्जी इससे भी बहुत ज्यादा होगी, 4000 5000 किलो जूल पर मोल। नहीं आ रहा समझ में? आ गया पक्का? तो याद रखना, आयोनाइजेशन थेरेपी सिर्फ फर्स्ट ही नहीं होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, और उसके आगे खैर उसके बाद इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते, फिर मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि फिर इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि आप वो नहीं दे पाओगे। समझ में आ गया? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगा मैं IE लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कौन कौन से फैक्टर है जिनसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर फर्क पड़ता है? तो बच्चों देखो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में सीधा सीधा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है या घट रही है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है या घट रही है, क्वेश्चन यही आएगा। तो इसके बाद हमें वही पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया? तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्ट पड़ता है? नंबर 1, साइज ऑफ एटम। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी? दिमाग लगा के जवाब देना है। और तुम्हें ये सारा अपनी कॉपी में सफाई से स्टेटमेंट डाल के लिखना है, जो भी मैं बोल रहा हूं। हर चीज मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ गए? बच्चों मान लो साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा है, तो एटम का साइज बड़ा तभी होता है जब उसमें बहुत सारे अंदर शेल होंगे, हाँ या ना?
एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, बहुत सारे शेल होंगे तभी तो एटम का साइज बड़ा होगा। तो मतलब अगर एटम का साइज बड़ा है तो पक्का क्या इसका मतलब है, देयर आर सो मैनी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होगी। बच्चों अगर अंदर बहुत सारे शेल हैं या बहुत सारे उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। आप पहले ये बताओ ना, इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहां से, आउटर मोस्ट शेल से। तो आप ये दिमाग लगाओ कि आपको आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एटम का साइज है बड़ा, तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि अंदर बहुत सारे शेल और इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कैसा हो जाएगा बच्चों, कम। ये स्टेटमेंट डाल के लिखनी है सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं। कैसे लिखोगे, if the atomic size is large it means there are so many inner shells and inner shell electrons are present, due to which there is a strong shielding effect is produced and due to which effective nuclear charge on the electron in the outermost shell is very less। तो अब दिमाग लगाओ, अगर आउटरमोस्ट शेल के ऊपर कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना कम लग रहा है तो वो टाइटली बाउंड होगा या लूजली बाउंड होगा, लूजली बाउंड होगा। तो इसका मतलब जो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड। और बच्चों अगर ये लूजली बाउंड है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो गई, कम हुई ना। अगर ये लूजली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, और अगर आसान है तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हुई, कम। नहीं आया समझ में, मतलब मैं ये दोबारा समझाऊं कि अगर साइज ऑफ एटम छोटा हुआ तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। आप ये भी लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। नहीं आ रहा समझ में, आ गया समझ में। तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा ना, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। और मेन रीजन इसका क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। और एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें शेल उतने ही कम होंगे। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बहुत पास है तो वो टाइटली बाउंड है, उसको निकालना मुश्किल है। तो अब यहीं से दिमाग लगा लो, एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और अगर एटम का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, नहीं आया समझ में, आ गया पक्का। ये लिख लोगे, कैसे लिखोगे देख लेना, ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे लिख लेना। स्टेटमेंट लिखना है तो और अच्छा है, क्योंकि आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना होगा पैराग्राफ में, स्टेटमेंट में। कोई दिक्कत, चले आगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है बच्चों, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। समझ में आ गया बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से या न्यूट्रॉन की वजह से? न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के ऊपर पूरा चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो न्यूक्लियस पे जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, दिमाग लगाओ वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली बाइंड करके रखेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया है। नहीं आ रहा समझ में, आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर
मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, एक बार स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज लार्ज then there is a strong attraction between electrons and nucleus. Due to this, जिसकी वजह से electron in outermost shell is tightly bound. ये loosely bound होगा या tightly bound होगा. Hence, to remove that electron, it requires more large amount of energy, Hence to remove that electron it requires more energy. So ionization enthalpy increases with increase in nuclear charge. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो और जैसे मैंने लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में आपको यही लिखना पड़ेगा. समझ में आ गया? एग्जाम में फ्लो चार्ट मत बना के आ जाना. तो अब जल्दी बता दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस हुआ या नहीं हुआ ना? अरे अभी तो बताया था सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने अभी पढ़ा था ना. तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में चेक करो, प्रोटॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, इस वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा हो गया था. तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा ना कितनी बड़ी थी फर्स्ट के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया था. नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? आ रहा है, वेरी गुड. चले आगे. फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किस पर डिपेंड करता है ये बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट सभी बच्चे जानते हैं. इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कवर कर लेते हैं, केज कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, घेर लेते हैं. हाँ या ना? जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पाता जितना उसे कायदे में लगाना चाहिए. समझ में आ गया? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. यानी अगर देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी. कम होगा या नहीं होगा? सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा. जिसकी वजह से वो टाइटली बाउंड हो जाएगा या लूजली बाउंड हो जाएगा? लूजली बाउंड हो जाएगा. बच्चों लूजली बाउंड होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे लिए आसान हो गया. उसको निकालना या मुश्किल? आसान. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. एक ही बात है. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी. दिमाग लगा लो भाई. शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो बाहर वाले शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियस कम कर पा रहा है, तो लूजली बाउंड हो गया. तो उसको निकालना हमारे लिए आसान हो गया ना. आ गई बात समझ में? लिख लोगे स्टेटमेंट के फॉर्म में. चले आगे. एक और फैक्टर है जिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी बोल सकते हो.
बच्चों क्या मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में ये बताया था कि अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल मानी जाती है, और अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो भी उसको स्टेबल माना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बच्चों, जल्दी बोलो? है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स वाली। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स वाली मतलब कि मान लो ये p ऑर्बिटल है और ये फुल्ली फिल्ड है, समझ गए? और बच्चों उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड वाली, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड आप ऐसे समझ लो जैसे p ऑर्बिटल है तो हाफ फिल्ड में तो ऐसे ही दिखेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल, पर स्टेबल दोनों ही है, ये ज्यादा है ये कम है। कोई दिक्कत? बच्चों तुम दिमाग लगा के बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? नहीं, मुश्किल होगा। कोई चीज जो है ना अनस्टेबल से, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। आपको अभी कम ज्ञान है तो आप अनस्टेबल हो, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो? ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आप स्टेबल हो जाओ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, अच्छी जॉब लगे, कैरियर बने। तो आप अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जा रहे हो, हर चीज जा रही है, हाँ या ना? तो ठीक वैसे ही कोई चीज स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई जाती है? नहीं। तो ये ऑलरेडी दोनों क्या है? स्टेबल है। इसको बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो क्या ये आसान काम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना? ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये अनस्टेबल होना चाहते हैं? नहीं। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम whose electronic configuration is fully filled or half filled is difficult because they are in their स्टेबल स्टेट। ये बात समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उस एटम से जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, ये मुश्किल होता है क्योंकि ये दोनों पहले से ही स्टेबल है। तो इसीलिए अगर मान लो कोई ऐसा एटम हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। यानी ऐसे एटम जो इस तरीके के पाए जाएंगे, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों कौन है जो फुल्ली फिल्ड है, जल्दी बताओ? नोबल गैसेस। चेक करो हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 1s फुल्ली फिल्ड हो गया, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? ज्यादा होगी। कोई और नोबल गैस ले लो बच्चों, नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी बोलो? 1s2, 2s2, 2p6। चेक करो 1s2, 2s2 और 2p6 फुल्ली फिल्ड हो गया ना, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते यहां से, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या मैं ये लिख सकता हूं? Ionization enthalpy of noble gases is highly positive। हम जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि एटम के नजरिए से सोचो, एनर्जी एटम को मिल रही है, तो इनको नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस हाईली पॉजिटिव? हाँ या ना? चलें आगे। और बच्चों जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे मान लो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है ना, बनाना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा ही होगी, इतनी ज्यादा तो नहीं होगी पर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया। चेक करो ना, आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड नहीं हो गया ऑर्बिटल, इसलिए जो भी स्टेबल होते हैं चाहे वो हाफ फिल्ड हो चाहे फुल्ली फिल्ड हो, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? चले आगे, करें स्टार्ट। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी या घटेगी, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड फॉलो होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी along the period, along the period का मतलब क्या है बच्चों कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और डाउन द ग्रुप का मतलब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, हाँ या ना। अब जल्दी बता दो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कौन कौन कहता है कि बढ़ेगी, हाथ ऊपर कर लो। लेफ्ट टू राइट जाने पर, और कौन कौन कहता है कि घटेगी? दिमाग लगा के आंसर देना है, तुक्का नहीं मारना। चलो देखते हैं, लेट अस सी। बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो, यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पर क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ा या घटा? हम कल लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, हाँ या ना। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उसके आउटर मोस्ट शेल से आसान होगा, और एटम का साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट शेल से मुश्किल होगा। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और अगर ये मुश्किल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे समझ में, और एक तरीका बताता हूं, सुनो बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने पर एक और काम हो रहा है। चेक करो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। क्या चार्ज ऑन न्यूक्लियस बढ़ रहा है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ेगी न्यूक्लियस के अंदर, तो जब उसका चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी तो बढ़ेगी भैया, क्योंकि अभी मैंने बताया था चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दिक्कत बताओ क्या है, नहीं आ रहा समझ में? तो अब आप ये बात रट लो, along the period लेफ्ट टू राइट जाने पर, along the period का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। रट लो, ये तो रट ही लो, जब रीजन पूछेगा तब आपको ये कहानी लिखनी है पैराग्राफ और सेंटेंस और पॉइंट्स में, ना कि ऐसा फ्लो चार्ट। समझ गए? कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? चलो चेक करते हैं बच्चों, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज तो बड़ा होगा ना, नहीं होगा?
क्योंकि हर बार एक नया शेल इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उससे क्या होगा बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। बोलो हाँ, नहीं आ रहा समझ? क्योंकि नए नए शेल ऐड होंगे तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कवर करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल पे जो न्यूक्लियस अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, कम। समझ में आ गया? यानी आप ग्रुप में नीचे जाओगे, पीरियड किसी भी एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कॉमन सा दिमाग लगा लो, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है। एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है का मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, उसकी पहुंच से दूर हो गया है, तो वो निकालना वहां से आसान है। इसीलिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो आप ये रट लो, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बच्चों? सबसे ज्यादा ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा लास्ट में अलग से एक पॉइंट मार्क करके लिख लेना, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है बच्चों? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबल गैसेस की। समझ में आ गया? उसमें भी अगर नीचे जाऊंगा तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई इस हिसाब से? हीलियम। समझ में आ गया? फिर भी एक बार घर जाके चेक कर लेना गूगल पे कि किसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो हीलियम या नियॉन में से कोई एक मिल जाएगा तुमको, चेक कर लेना। कोई दिक्कत? ये टॉपिक आज सबको समझ में आ गया? तो एक टॉपिक में पूरी एक क्लास लग जाती है तब समझ में आता है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। और आप ऐसे भी लिख लेना और स्टेटमेंट में भी लिख लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में कैसे करना है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? तो ये काम पूरा कॉपी में कर लेना, याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।